Prerequisite of watching this video is that you must have read historical background, that is chapter 1 of लक्ष्मीकांत at least once. एक बार आपने उसको पढ़ लिया है, देन ये चैप्टर आप जो भी मैं अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा PYQs ऑफ यूपीएससी उसको आप समझ पाओगे। देखो क्या होगा इस चैप्टर में, मैं हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन में क्या क्या कीवर्ड्स हैं मैं उसको भी देखूंगा, उसके बाद मैं टॉपिक लिखूंगा, उसके बाद हर एक स्टेटमेंट जो भी ऑप्शंस हैं स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 उसको भी मैं समझाऊंगा, फिर मैं आपको सोर्सेज भी दूंगा और अपने नोट्स भी दूंगा। तो बहुत ध्यान से करना, इसके बाद आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेट्स बिगिन। 2024 का क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1935 टॉपिक से क्वेश्चन आया है। क्या पूछा है? इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। इसका में क्या है कि ऑल इंडिया फेडरेशन के बारे में पूछा गया है और वो है क्या, व्हाट पूछा गया ऑल इंडिया फेडरेशन का। सेकंड स्टेटमेंट, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लिस्ट, तो फेडरल लेजिस्लेशन। तो इसमें पूछा गया कि बाइफिकेशन हुआ था तो कौन सी लिस्ट में डिफेंस एंड फॉरेन था। ठीक है, तो देखते हैं इसको। कीवर्ड्स क्या है इसमें? ऑल इंडिया फेडरेशन। कीवर्ड क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कहाँ से आया है क्वेश्चन? लक्ष्मीकांत से। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑल इंडिया फेडरेशन, बिल्कुल पहला ही पॉइंट है 1935 के एक्ट का। क्या है ये? इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स, ये दोनों है। अभी ऑल इंडिया फेडरेशन है ही क्या? देखो जी, क्या है कि 1935 के एक्ट में हमने जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जो अभी की पार्लियामेंट है, उस समय क्या किया था कि जो भी गवर्नर प्रोविंसेस थे और जो भी प्रिंसली स्टेट्स है, दोनों को बोला था कि आप इलेक्ट होके या नॉमिनेट होके सेंटर में आइए। ये बात है। तो ये ऑल इंडिया फेडरेशन का एक फीचर था। इससे पहले 1919 के एक्ट में सिर्फ और सिर्फ गवर्नर प्रोविंसेस के ही लोग रिप्रेजेंटेटिव सेंटर में आते थे। ठीक है, अब इसको डायग्राम देख लो। डायग्राम ना थोड़ा याद रहता है और चीज़ों में दिक्कत होती है, ऐसे थ्योरी में दिक्कत होगी। तो डायग्राम देखो, ये रहा। देखो क्या है, सेंट्रल लेजिस्लेचर, लोअर हाउस, अपर हाउस, जो भी सीट्स हैं डजंट रियली मैटर, सीट्स नंबर डजंट रियली मैटर। लोअर हाउस में क्या है? प्रिंसली स्टेट से लोग आए हैं एंड ब्रिटिश इंडिया से लोग आए हैं। सेम ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट। तो यही ऑल इंडिया फेडरेशन है और ऑल इंडिया फेडरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ये एक कहानी है। ठीक है, तो आ जाओ अब ऑल इंडिया फेडरेशन के बारे में जान लेते हैं। इंट्रोड्यूस्ड ऑल इंडिया फेडरेशन, प्रोविंसेस प्लस प्रिंसली स्टेट्स, बट प्रिंसली स्टेट्स नेवर जॉइन। तो फेडरेशन कभी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। तो ये वाला पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, आगे आएंगे, इस पर सारी चीज़ें देखेंगे। सेकेंड वाला देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। तो लिस्ट के बारे में बात की गई कि फेडरल लिस्ट में क्या होगा। देखो जी, लिस्ट से एक बात समझो, ये पहली बार जो बाइफिकेशन ऑफ पावर हुई है ना, वो 1919 के एक्ट में थे। 1919 में प्रोविंसेस को पावर दे दी गई थी और सेंटर को कुछ पावर दी थी। सेंटर के पास तो पावर थी, प्रोविंसेस को बोला था कि आपके पास स्पेसिफिक मैटर्स हैं, इस पे आप लॉज बना सकते हो। 1919 में हुआ। मगर जो आज का फेडरलिज्म है जिसमें तीनों लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ये आया था 1935 में। तो ये डिस्टिंक्शन याद रखना, वर्टिकल हिस्ट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना हर एक पॉइंट से हमें कन्फ्यूजन होती है कि आगे क्या था पीछे क्या था। इस चैप्टर में ऐसा ही है। तो 1935 का एक्ट है, उसमें तीनों लिस्ट आ गई थी, फेडरल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड आपका कॉन्करेंट लिस्ट। जो रेसिडुअरी लिस्ट है उसकी पावर जो दी गई है वो वॉइसरॉय को दी गई है। ठीक है, इतना समझ गए होगे। अब आ जाओ लिस्ट के क्या सब्जेक्ट हैं वो दिखाते हैं अभी। आगे ये देखो, ये है कहानी। सब्जेक्ट्स 1935 का एक्ट। फेडरल लिस्ट में फेडरल के पास सब्जेक्ट होंगे जो भी, कॉन्करेंट, प्रोविंसेस एंड रेसिडुअरी कहीं लिखा होगा, रेसिडुअरी यहाँ नहीं लिखा, रेसिडुअरी पावर है जो आपके गवर्नर के पास है। ठीक है, इतनी कहानी होगी। अब कौन सी लिस्ट में क्या क्या है ये 1919 के एक्ट में थोड़ा सा मेंशन है, नोट्स में मैंने डाला हुआ है, तो उसको देख लेते हैं हम। ये है 1919। देखो, तो ये है आपकी रिस्पॉन्सिबल सब्जेक्ट्स, ये आपके नॉन रिस्पॉन्सिबल। इसको समझ लो कि फेडरल लिस्ट है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में देखो, लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, लैंड, रेवेन्यू, इरिगेशन, पुलिस, प्रेस, जस्टिस। तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो हैं फेडरल लिस्ट में जाएंगे, जैसे अभी होता है। और जो नॉन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सब आपके कॉन्करेंट या स्टेट लिस्ट में जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई कहानी इस क्वेश्चन की, इस दो स्टेटमेंट्स की। अब कहानी है कि इस 1935 के एक्ट में हुआ क्या क्या, तो हम वहाँ पे आएंगे अभी। ठीक है, अब देखो 1935 के एक्ट में क्या क्या हुआ। सबसे पहले
1935 का एक्ट। उसका हल्का सा बैकग्राउंड हम देख लेते हैं कि उससे पहले क्या क्या हो रहा था। तो देखो, बिफोर 1935, तब आपको ये समझ में आएगा। बिफोर 1935 देखो क्या हुआ था कि 1919 या 1917 में मॉन्टेग डिक्लेरेशन आया। MONTAUG, कुछ स्पेलिंग में अगर एन होगा, मॉन्टेग डिक्लेरेशन आया। इस मॉन्टेग डिक्लेरेशन ने बोला कि हम इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट देना चाहते हैं। सेल्फ गवर्नमेंट की बात की, ठीक है। इसी के लाइंस पे 1919 का एक्ट आया। इसमें बोला गया कि हम आफ्टर 10 इयर्स हम जो है रिव्यू करेंगे कि क्या इंडिया सेल्फ गवर्नमेंट के लिए रेडी है कि नहीं। इसी रिव्यू के लिए 1927 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट दी। इसके बाद 1928 आया, नेहरू रिपोर्ट आई। उसके बाद 1929 आया, यहाँ पे जिन्ना 14 पॉइंट आया। 14 पॉइंट। तो ये 3 चीज़ें आई, ठीक है। अब इन 3 चीज़ों को लेके जाके हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मीटिंग की 1930 से 1932। ये तीनों चीज़ों पे डिस्कशन हुआ। यहाँ पे डिस्कशन हुआ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से निकली कौन सी बात? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से निकली वाइट पेपर। इसी वाइट पेपर के बिहाफ पे एक्ट ऑफ 1935 पास हुआ। तो ये सारी कहानी है एक्ट ऑफ 1935 की, यहाँ से आया है। तो इसको बहुत ध्यान से देखना, हिस्ट्री है थोड़ी मिक्स। 1917, 1919, 1927, 1928, 1929, 1930 से 32 वाइट पेपर एंड देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ठीक है। इस एक्ट से हमने बहुत कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, तो वो उस पर भी हम अभी आएंगे। अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ आ जाओ, नोट्स को जरा देख लें कहाँ लिखा है मैंने वो सब। 1917, देखो यहाँ से कहानी शुरू हुई है। 1917, 1919 साइमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सेल्फ गवर्नमेंट अभी नहीं मिला है, सेल्फ गवर्नमेंट 1947 में मिलेगा। यहाँ पे ये 3 स्टेप और है, ये 3 स्टेप में जाएंगे। हल्का सा बैकग्राउंड देख लेते हैं 1935 के एक्ट का, हल्का सा रीड करना। कहाँ गया, ये रहा, यहाँ लिखा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 was passed after the round table conference which discussed 3 documents. साइमन कमीशन रिपोर्ट 27 में आया था, 30 में रिपोर्ट दी थी। 1929 में जिन्ना की रिपोर्ट एंड 1928 में नेहरू की रिपोर्ट, ठीक है। इतना हो गया, ये तो बैकग्राउंड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं और क्या कहानी है। सबसे पहला प्रोविजन इस 1935 के एक्ट का क्या है? ऑल इंडिया फेडरेशन, यह है सबसे पहला प्रोविजन। इस ऑल इंडिया फेडरेशन के प्रोविजन में क्या बोला? प्रिंसेस प्लस प्रोविंसेस, इन दोनों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। मगर ये अनसक्सेसफुल रहा, क्यों? क्योंकि प्रिंसेस ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इसमें एक और चीज़ है, इसी एक्ट से निकल के आया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इसी को ही हमने डीपीएसपी में डाला। तो नेक्स्ट अगर ऐसा क्वेश्चन है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये कहाँ है? तो ये डीपीएसपी में है। डीपीएसपी यहीं से इंस्पायर्ड। इनफैक्ट ना मैं ऐसे लिखूँगा, यहाँ से कर लेता हूँ। हाँ, तो डीपीएसपी में है ये चीज़ हो गई एक, ये चीज़ हो गई एक, ये चीज़ हो गई, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, पॉज करके रीड करना। इसके बाद फेडरल लिस्ट की बात की गई है कि फेडरल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इस लिस्ट की बात की। रेसिडुअरी पावर वाइसरॉय के पास। मगर ये जो बाइफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट है 1919 में आया, ये बात भूलना मत कि 1919 में ये चीज़ें आई हैं, नहीं तो वहाँ पे होगी कन्फ्यूजन। क्योंकि ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट बन के आएगा कि सबसे पहली बार कब आया, 1919 में, मगर ट्रूली फेडरल कब हुआ है, 1935 में। मैं नोट्स में से डाल दिए हैं। सेपरेशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट बट स्टिल यूनिटरी, कब है? ट्रू फेडरलिस्ट इंट्रोड्यूशन। तो सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट्स तो कर दिया था, मगर फेडरल नहीं हुआ था। फेडरल 35 में हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, इतनी बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है।
इस तरीके के न्यूएंसेस आजकल यूपीएससी पूछ रहा है, तो बहुत ध्यान देना इन चीज़ों पे, ठीक है। अब आई है डायरकी की बात। तो डायरकी क्या होती है यहाँ पे समझते हैं पहले। देखो जी, सेपरेशन ऑफ पावर, इसको डायरकी आप बोल सकते हो, सेपरेशन ऑफ पावर। अब एक वर्ड आया है डायरकी, ये शायद कुछ लोगों को समझ में आया होगा कि शायद इतना अच्छे से डिफाइन नहीं है। तो क्या है, लेट जस्ट सपोज, ऐसा सपोज करो आप कि हमें लॉ बनाना है जस्टिस पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे एंड लेट्स से एग्रीकल्चर, ये 4 ही सब्जेक्ट हैं। अब पहले क्या होता था, 1919 से पहले क्या होता था कि सारे सब्जेक्ट्स पे सिर्फ और सिर्फ यूनियन ही लॉ बनाता था, दैट इज सेंटर। मगर 1919 में क्या बोला कि हमने स्टेट्स को भी पावर दे दी है लॉ बनाने की, तो स्टेट्स में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो बोला गया कि ऐसा है कि तुम इन 2 सब्जेक्ट्स पे लॉ बना लो। तो अब जो है ये स्टेट्स बनाएंगी, ये कहानी समझ में आ रही हो, स्टेट्स इन चीज़ों पे लॉ बनाएगा, इन 2 चीज़ों पे, ठीक है। अब स्टेट्स में भी बोला गया कि हर सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स पे लॉ जो है अगर आप बनाओगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी आपको। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है डायरकी का। तो देखो क्या हुआ, तो लेट जैसे जो भी गवर्नमेंट होती है उसमें 2 विंग्स होते हैं, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव है जो सरकार में होते हैं, लेजिस्लेचर जो है वो सारे एमपीज को बोला जाता है, ऑल एमपीज, ये पता होगा आपको, ये इन गवर्नमेंट, रनिंग द गवर्नमेंट, ये एग्जीक्यूटिव। तो डायरकी में बोला गया कि कुछ सब्जेक्ट है रिस्पॉन्सिबल, कुछ सब्जेक्ट है नॉन रिस्पॉन्सिबल। इसका क्या मतलब है कि कुछ सब्जेक्ट पे यू आर आंसरेबल एंड कुछ सब्जेक्ट पे यू आर नॉट आंसरेबल, आप अपनी मर्जी से कुछ भी बनाओ, ठीक है। तो एक है रिस्पॉन्सिबल सब्जेक्ट्स, एक है नॉन रिस्पॉन्सिबल सब्जेक्ट्स, ठीक है, ये हो गई। अब स्टेट्स में डायरकी का ये सेम चीज़ अगर स्टेट्स का समझ जाओगे तो यही चीज़ रिपीट हुई आपके सेंटर में। अब क्या हुआ, डायरकी में जो गवर्नर जनरल है उनके पास 2 लोग थे, एक तो गवर्नर जनरल था ही, गवर्नर जनरल अपने इसके साथ एमपीस या मिनिस्टर्स के साथ काम करते थे एंड गवर्नर जनरल अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ काम करते थे। अगर आपने चैप्टर में पढ़ा होगा तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल पता होगा आपको, गवर्नर जनरल के मेन आदमी, कैबिनेट समझ लो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समझ लो उसको। और जो मिनिस्टर्स हैं वो नॉर्मल लेजिस्लेचर हैं जिनको गवर्नर जनरल ने कुछ पोर्टफोलियोज दे रखे हैं, ठीक है। तो गवर्नर जनरल प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल कुछ नॉन रिस्पॉन्सिबल सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाएगा, ठीक है। गवर्नर जनरल प्लस उनके मिनिस्टर कुछ रिस्पॉन्सिबल सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाएंगे, ठीक है। ये जो नॉन रिस्पॉन्सिबल सब्जेक्ट्स हैं जिन पे अगर उन्होंने लॉ बनाया तो नो बडी कैन क्वेश्चन देम, इनको बोलते हैं रिजर्व सब्जेक्ट। ये जो रिस्पॉन्सिबल सब्जेक्ट्स हैं इन पे अगर गवर्नर जनरल विद मिनिस्टर्स लॉ बनाते हैं और एंड ही इज आंसरेबल टू वट एवर ही इज डूइंग, उसको बोलेंगे हम ट्रांसफर सब्जेक्ट, ट्रांसफर सब्जेक्ट। इतना समझे, ठीक है। इसको पॉज करना, खुद से लिखने की कोशिश करना कि डायरकी में रिस्पॉन्सिबल सब्जेक्ट, नॉन रिस्पॉन्सिबल सब्जेक्ट कौन होंगे, कौन इसको गवर्न करेगा। गवर्नर जनरल प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल होंगे आपके नॉन रिस्पॉन्सिबल में, गवर्नर जनरल प्लस मिनिस्टर होंगे रिस्पॉन्सिबल में। रिस्पॉन्सिबल सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर बोला जाता है, नॉन रिस्पॉन्सिबल को रिजर्व बोला जाता है, ठीक है। इतनी कहानी होगी। अब यहाँ आ जाओ, डायग्राम डायग्राम डायग्राम। अब देखो, अब ध्यान से देखो, प्रोविंसेस है, प्रोविंशियल्स, 1919 की बात कर रहा हूँ, सेम चीज़ यही है, सेंटर में भी वही है 1930। प्रोविंसेस, इसमें 2 विंग है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि डायरकी वाज इंट्रोड्यूस इन वेयर, प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। एग्जैक्टली लाइन ही थी, प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव में डायरकी इंट्रोड्यूस हुई है। तो बहुत ध्यान देना है कि एग्जीक्यूटिव में डायरकी है, जो सरकार चला रहे हैं, उसमें भी 2 विभाग हैं। तो डायरकी ये रही। रिजर्व सब्जेक्ट्स, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन, पुलिस, प्रेस एंड जस्टिस, ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इसमें कौन लॉ बनाएगा, जीजी प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल। नॉन रिस्पॉन्सिबल सब्जेक्ट्स, एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, ये सब ट्रांसफर सब्जेक्ट्स इनको बोलते हैं। इसमें कौन लॉ बनाएगा, जीजी प्लस मिशन, आई मीन रिस्पॉन्सिबल सब्जेक्ट्स। तो रिस्पॉन्सिबल सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर बोलेंगे, ये है सब्जेक्ट्स। नॉन रिस्पॉन्सिबल सब्जेक्ट्स को रिजर्व बोलेंगे, ये है सब्जेक्ट्स। कौन गवर्न करना, ये डायरकी कहाँ आई है, तो एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंशियल्स में, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताना अगर इस समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो और इसको डाइल्यूट कर दूंगा तो हो जाएगा आप लोग को,
ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हम। तो डायरकी। अब 1935 में क्या हुआ, इसी डायरकी को प्रोविंसेस से उठा के सेंटर में डाल दिया गया। ठीक है, और जो प्रोविंसेस है उसको पूरी ऑटोनॉमी दे दी गई। तो डायरकी अबॉलिश्ड इन प्रोविंसेस बट इंट्रोड्यूस इन सेंटर। मैं फिर वही हुआ जो हमेशा होता है, ये डायरकी सेंटर पे इंप्लीमेंट ही नहीं हुई। अब ये डायरकी को सेंटर पे डालने के लिए किसने रिकमेंडेशन दी थी, साइमन कमीशन ने। ठीक है, ये सब चीज़ें लक्ष्मीकांत में नहीं है। ये हल्का हल्के जो एड ऑन पॉइंट्स हैं ये मैंने उसमें सुभाष कश्यप से डाले हैं, और PYQs जितने भी PYQs हैं तो वहाँ से उठा के डाले हैं। ठीक है, सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ना, PYQ करना, खेल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हो सके तो घटना चक्र के PYQs कर लेना, उसमें बहुत सारे PYQs हैं तो उसमें मेमोरी बन जाती है। उसकी भी मैंने शायद वीडियो डाली हुई है, कहीं जाके देखना प्लेलिस्ट में, या फिर मैं डाल दूंगा उसमें। ठीक है, अब देखो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, हाँ आ गया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस्ड विथ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी गई। अब प्रोविंसेस डायरेक्टली क्राउन को रिपोर्ट करेंगे। पहले क्या हो रहा था, जो भी प्रोविंसेस थे वो रिपोर्ट कर रहे थे गवर्नर को, गवर्नर रिपोर्ट कर रहा था SOS सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पार्लियामेंट को, एंड पार्लियामेंट क्राउन को। अब क्या है, जो भी प्रोविंसेस हैं वो डायरेक्टली क्राउन को रिप्रेजेंट करेंगे, क्राउन को रिपोर्ट करेंगे, फ्री फ्रॉम SOS एंड वॉइसरॉय कंट्रोल। इसी के तहत प्रोविंसेस में इलेक्शन हुए थे 1937 से 1939। अब आप पूछोगे कौन कौन से प्रोविंसेस थे, तो वहाँ भी आ जाते हैं। देखो इसमें डाला है कि नहीं मैंने, देखो 1935 के एक्ट से इतने सारे प्रोविंसेस हैं, UP, बंगाल, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, मद्रास, असम, बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे एंड सिंध। ठीक है, बर्मा को सेपरेट कर दिया गया था। तो 1 2 3 4 4 11 टोटल 11 प्रोविंसेस थे। इसमें इलेक्शन में मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है कि किस में कांग्रेस ने कंप्लीट मेजॉरिटी जीती थी, किस में सरकार बनाई थी, तो वो जब क्वेश्चन आएगा तो उस पर आएंगे। अभी के लिए बस इतना समझो कि इलेक्शंस हुए थे यहाँ। ठीक है, अब देखो प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म शुरू हो गया था। तो 11 आउट ऑफ 6 में था। कौन कौन थे वो 6? देखो सिंपल है, बंगाल हो गई, आपका बॉम्बे हो गई, मद्रास हो गई। तो बंगाल, बॉम्बे, मद्रास 3। UP होगा, बिहार होगा। अब पीछे असम। असम एक चीज़ है जो आप भूल सकते हो, तो इसको ध्यान रखना कि असम होगा। 3 मेजर, UP, बिहार होगा और असम होगा। कमेंट करना कि अभी 6 स्टेट्स में बाइकैमरलिज्म है, वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, कमेंट करके बताना। अब देखो यहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट की बात होगी कि वुमेन को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। अब जहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट से मैं एक और कहानी सुनाना चाहूँगा। अगेन सेम है, वर्टिकल हिस्ट्री। सेपरेट इलेक्टोरेट सबसे पहली बार 1909 में आया, उसमें मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट थोड़ा सा और एक्सटेंड किया गया, 1919 में आया, उसमें केस को दिया गया, C फॉर क्रिश्चियन, A फॉर एंग्लो इंडियन, S फॉर सिख, E फॉर यूरोपियन, इन चारों को दिया गया। फिर 1935 में भी सेपरेट इलेक्टोरेट आया और उसमें 3 और वर्गों को दिया गया, एक शेड्यूल कास्ट, एक लेबर, एक वुमेन। अब जैसे ही वुमेन वर्ड सुनोगे ना, आपके दिमाग में एक और बात चलनी चाहिए कि वुमेन को फर्स्ट टाइम वोट कब दिया गया। तो पीछे आ जाओ, 1919 में पहली बार वुमेन्स को वोट देने का अधिकार दिया गया। अभी वोट देने का अधिकार कौन से स्टेट ने सबसे पहली बार दिया? तो मद्रास ने दिया। उसके बाद बॉम्बे एंड देन UP 1921 में मद्रास ने दिया था। ये सब है नोट्स में, तो ये सब कहानी है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ऐसे एक वर्ड देखो और ऊपर से वर्टिकल ऐसे देखो कि क्या क्या याद आ रहा है, क्योंकि ना वहाँ पे ये सब याद आएगा एग्जाम में टिक करते हुए। तो चलो पहले मैं वो दिखा देता हूँ, क्या है वर्टिकल हिस्ट्री। 1909 में लिखा होगा मैंने, ये देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे 1909, जहाँ जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ बस उतना देखना। ओनली मुस्लिम्स 1919 केस, दैट इज क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, सिख, यूरोपियंस। 1935 सुप्रीम कोर्ट, लेबर, वुमेन, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया सबको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वुमेन को वोट दिया गया। अब 2 चीज़ें इलेक्शन से और देख लो, इनडायरेक्ट इलेक्शंस कब हुए थे, डायरेक्ट इलेक्शंस कब हुए थे। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन 1909, बहुत तेज थे ब्रिटिशर्स। 1909 में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, मैं इलेक्शंस नहीं दिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन से। और यहाँ डायरेक्ट इलेक्शंस। अब डायरेक्ट इलेक्शन से भी एक और फैक्ट कि जब 1990 में जब डायरेक्ट इलेक्शंस हुए, 1921 में, 21-22 आई थिंक, तो उस समय बहुत कम लोगों को इलेक्शंस में वोट देने का अधिकार था, अराउंड 17-20 हज़ार के करीब। उसके बाद जब 1935 या 37 में जब इलेक्शंस हुए, तब वहाँ पे अराउंड 10% ऑफ इंडियंस ने वोट दिया था, डेट इज़ 3 करोड़। तो ये बात एक ध्यान रखना, मुझे याद आ गई, ये लिखा होगा कहीं ना कहीं, मैं लिखा जरूर होगा सब।
जो भी मैं कह रहा हूँ ये सब लिखा हुआ है, तो नीड नॉट वरी, बिल्कुल पेन नहीं चलाना है, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। और इस जो भी मैं नोट्स दे रहा हूँ आप इसको रीड कर लेना, सब प्रूवन नोट्स हैं, इसी नोट से मेरे नंबर आए हैं, आपके भी आ जाएंगे, कुछ नहीं छोड़ा है मैंने इसमें, तो ध्यान से बस सुनना। जब हम मल्टीपल सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं ना, तो कोई भी चीज़ ढंग से काम नहीं करती। व्हेन यू आर लिसनिंग जस्ट सिंपली लिसन, व्हेन आई विल आस्क यू टू राइट पॉज करके लिखो, तो लिख लेना, क्योंकि वो चीज़ें मैं भूला हूँ बहुत बारी, जैसे आसाम में भूला हूँ, तो आपको मैंने बता दिया कि आसाम आप भी भूलोगे, मेमोरी हम लोगों की एक ही जैसी काम करती है। तो कोशिश करना कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, और जो लिखने को बोल रहा हूँ उतना लिख लो, कहीं शीट में लिख लेना, बाकी इसमें रहेगा वो, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 17,000, ये रखा मद्रास 1921, फिर बॉम्बे, फिर यूपी, ठीक है। अब आ जाओ कहाँ हैं, यहाँ पे, ये हो गया, ये हो गया प्रोविजन, ये हो गया प्रोविजन, हाँ 10% पॉपुलेशन को वोट देने का 3 करोड़। अब देखो यहीं पे कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं यहाँ पे, एक आरबीआई बना है, दूसरा फेडरल कोर्ट्स बना है, तीसरा फेडरल सर्विस कमीशन। अब देखो फेडरल सर्विस कमीशन से एक कंफ्यूजन रहती है कि क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहली बार ली कमीशन बैठी 1919 से पहले, तो ली कमीशन बैठी, ली कमीशन ने बोला कि हमें एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना चाहिए, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया, रिकमेंडेशन दिया ली कमीशन ने, ये लिखा हुआ था 1919 के एक्ट में, और 1926 में जाके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनी, ठीक है। उसी का जो नाम है उसको चेंज कर दिया गया, उसको बना दिया गया फेडरल सर्विस कमीशन। तो इसमें कंफ्यूजन रहती है कि दोनों सेम ही हैं, अलग है क्या, नाम चेंज किया है, इंडिपेंडेंस के बाद फिर से नाम यूनियन ही बना दिया, ठीक है। ये कहीं लिखा है मैंने, अगेन वर्टिकल है हिस्ट्री, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ली कमीशन। फिर इसमें इंडिया में कब एग्ज़ाम हुआ पहली बार इन उसमें यूपीएससी का, तो वो 1922 में पहली बार इलाहाबाद में हुआ था, इसी 1919 के एक्ट में था, कुछ ऐसा ही है, अभी आएंगे उस पर। 1919 रिकमेंडेड बाय ली कमीशन, फॉर्म्ड ऑन 1926 अक्टूबर पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी का नाम चेंज कर दिया, इंडिपेंडेंस के बाद नाम आ गया, वर्टिकली आपको समझ गया, ठीक है। ये जो भी नाम है इनको देख देख के मेमोरी में क्या याद आ रहा है उसको आप अवश्य करना। वंस यू हैव रेड लक्ष्मीकांत ना, ये होगा आपके साथ, क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करोगे ना, तो ये मेमोरी में आ रहा है, ये मेमोरी, जो भी मेमोरी में चीज़ें आती हैं उसको लिखना, उसका सोर्स ढूंढना, तब जाके एग्जाम में नहीं होगी कन्फ्यूजन। अगर एग्जाम में कन्फ्यूजन हो गई तो अब हो गया, आपको बहुत प्रेशर होता है वहाँ पे, ठीक है। आरबीआई, ये रहा फेडरल कोर्ट का नाम फिर चेंज कर दिया गया था 1950s में, इसको सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया, ठीक है। यूनियन फेडरल सब, हाँ, एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। अब आ जाओ 8th पॉइंट में क्या है, काउंसिल ऑफ इंडिया। अब ये काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, इसको अबॉलिश क्यों किया गया और क्या क्या कहानी है, देखो जी। क्या हुआ कि 1858 में पहले क्या था, हाँ सब बताना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा 1858 से पहले क्राउन कंपनी रूल चल रहा था, ठीक है, ध्यान से सुनना इसको, और इसके बाद क्राउन रूल चला, ठीक है। कंपनी रूल में पॉलिटिकल फंक्शन था एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, पॉलिटिकल फंक्शन एंड एडमिन फंक्शन। जो पॉलिटिकल फंक्शन थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चलाते थे, ठीक है, ये समझ गए। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है, ये बात भी सही है। तो देखो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है पॉलिटिकल, ये कमर्शियल स्लैश एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि 1933 में कमर्शियल फंक्शन हट गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, कमर्शियल स्लैश एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ये 25 मेंबर की बॉडी थी, नॉमिनेटेड बाय शेयर होल्डर्स। ये भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है नोट्स में, कुछ लिखना मत, बस सुनो आराम से। तो नॉमिनेटेड बाय शेयर होल्डर से 1 ईयर के लिए ये रहते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसमें पार्लियामेंटेरियंस रहते थे, ये कहानी है। ये दोनों कंपनी का रूल चलाते थे। अब क्राउन आया, क्राउन ने बोला कि यार कंपनी ने बढ़िया काम नहीं किया, तो क्राउन ने बोला कि बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी रखते हैं, स्ट्रैटेजी रखते हैं। यहाँ कंपनी का हेड था आपका गवर्नर जनरल, ठीक है। यहाँ क्राउन में कंपनी का हेड हुआ वाइसरॉय। वाइसरॉय डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा एसओएस को, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है कैबिनेट का मेंबर इन ब्रिटेन, इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया, काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब ये वाली चीज काउंसिल ऑफ इंडिया कर रहा है, ये वाली चीज खत्म करनी।
ठीक है, अब समझे, इसको ध्यान से देखना, बहुत कुछ कर दिया है। हाँ अब ठीक है, ठीक है, इसको देखना। 1858 से पहले कंपनी, इधर क्राउन, कंपनी का हेड गवर्नर जनरल, क्राउन को रिप्रेजेंट करेगा इंडिया में आपका वॉइसरॉय। कंपनी को 2 फंक्शन करने हैं, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव या कॉमर्स। पॉलिटिकल फंक्शन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, आपके कमर्शियल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इधर पे जो है एसओएस करेगा विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, इतनी बात समझे, ये बैकग्राउंड है काउंसिल ऑफ इंडिया कहाँ से आया। अब आ जाओ यहाँ पे। हाँ, तो जो 1935 का एक्ट है, इसमें काउंसिल ऑफ इंडिया को हटा दिया गया, ये कहानी हुई है। इसमें एक और चीज़ आएगी, हाई कमीशन ऑफ इंडिया, वो जब आएगा तब बताऊंगा, तो अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इसकी फिर से पहले हिस्ट्री, कब कौन आया कब कौन गया है। ठीक है, आ जाओ। हाँ, हो गया ये बात कि सेपरेशन ऑफ सिंध, बर्मा एंड उड़ीसा। अब देखो, इससे भी एक कहानी मुझे याद आई, यहाँ पे भी आ जाओ, फिर से आ जाओ। हाँ जी, बंगाल, जो सिंध को सेपरेट करने की बात थी ना, जिन्ना के 14 पॉइंट में था कि आप सिंध को सेपरेट कर दो बॉम्बे से, तो बॉम्बे कैसा था, ये भी कहानी सुन लो यार। पहले इतना बड़ा बॉम्बे स्टेट था, ठीक है, बॉम्बे स्टेट में एक डिवीजन हुआ 1935 में, यहाँ से सिंध निकल गया। फिर एक और डिवीजन हुआ 1960 में, यहाँ से गुजरात एंड महाराष्ट्र निकल गया। तो ये कहानी, मगर बंगाल की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। बंगाल, हाँ ठीक है, 1905 में पहली बार बंगाल का पार्टीशन हुआ। एक लाइन खींचो, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, ये हो गई कहानी। अब इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ वेस्ट बंगाल। अब इस वेस्ट बंगाल का भी पार्टीशन हुआ, वेस्ट बंगाल और बिहार हुआ। कब हुआ ये? 1912 में, ये हो गया बिहार। इसके बाद वेस्ट बंगाल में से उड़ीसा बाहर आया, ये कब हुआ? 1935 में, उड़ीसा। अब इस बिहार में से झारखंड बाहर आया, कब बाहर आया ये? तो 2000 में बाहर आया। तो ये इतना बड़ा था वेस्ट बंगाल। तो ये वेस्ट बंगाल की कहानी है, ये बॉम्बे की कहानी है। ठीक है, इस वर्ड से याद आया। सिंध, बर्मा, हाँ अब बर्मा अलग हो गया, उड़ीसा नया बना। अब देखो, अब यहाँ पे दिया गया है कि गैप बिटवीन 2 पार्लियामेंट्री सेशंस इस 6 महीने। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी है। ये आर्टिकल मुझे बताना कौन से आर्टिकल में, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। तो 6 महीने का गैप होगा, ये अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। अब आ जाओ, इसी से मुझे याद आया कि क्या क्या सोर्सेज जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, क्या क्या चीज़ें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली है। इस पर हम कल डिस्कशन करेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं कि आई थिंक आधे घंटे हो गए हैं। तो कल मैं इसके आगे का बताऊंगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।